students, welcome all of you. Now today we are here to study the chapter ITF in detail. Our function chapter we had already done. Now in this lecture here we are going to discuss first of all introduction of chapter our inverse trigonometric function. Today we are starting our chapter inverse trigonometric function, which in short is also known as ITF. In short we can write this chapter as ITF, inverse trigonometric function. तो बेटा चैप्टर के नाम से ही इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन हम स्टडी करेंगे चैप्टर का जेईई मेंस एंड एडवांस लेवल पे. चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नाम में ही सब कुछ छिपा है बेटा. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बेटा हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था इन द 11th क्लास, एंड नाउ इन द 12th क्लास हियर वी आर हियर टू स्टडी द इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब हम स्टडी करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स निकालना सीखेंगे यहां पर. क्लियर? तो बेटा किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना वी हैड ऑलरेडी स्टडी इन द चैप्टर फंक्शन चैप्टर में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. एक पूरा मेरा लेक्चर भी प्रेजेंट है आपके अपने चैनल पे. लेक्चर का नाम है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. तो बेटा फंक्शन का इनवर्स निकालना सबसे पहले स्टूडेंट को आना चाहिए. इफ वी हैव द कमांड अबाउट द हाउ टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आल्सो. यदि हमें ये कांसेप्ट पता है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स किस तरह से निकाला जाता है, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आल्सो. ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ. तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईटीएफ. आईटीएफ चैप्टर के अंदर काफी बड़ा लेक्चर है, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है कैलकुलस के लिए, प्लस एनडीए में भी इसके काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोर्ड लेवल में भी काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा आईटीएफ. फर्दर हम जब लेक्चर्स इस चैप्टर को हमें डेप्थ में पढ़ना है, डिटेल में स्टडी करना है, बिकॉज इन द कैलकुलस, इन द डिफरेंशिएशन एंड इन द कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस एज वेल एज इंटीग्रल कैलकुलस जो हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे, उसमें भी बेटा आईटीएफ चैप्टर का काफी रोल प्ले होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बेटा आईटीएफ चैप्टर में सबसे पहले हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का. लेकिन आईटीएफ चैप्टर को पूरा डेप्थ में स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग हियर इंट्रोडक्शन. हम चैप्टर का सबसे पहले क्या स्टडी करने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन. तो बेटा हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम देखते हैं पूरे चैप्टर के अंदर आईटीएफ चैप्टर में एट द आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस लेवल पे हम क्या क्या टॉपिक स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो टॉपिक समझने जा रहे हैं. चलिए तो बेटा इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कंसेप्ट फर्स्ट. इंट्रोडक्शन के अंदर आईटीएफ चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम ये 12 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हुए बेटा, ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके एंटायर चैप्टर में आईटीएफ के अंदर. क्लियर? तो बेटा सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कंसेप्ट फर्स्ट जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है. कंसेप्ट फर्स्ट को हम समझेंगे आईटीएफ में. ये एक प्रकार से आईटीएफ चैप्टर का बेटा इंट्रोडक्शन कह सकते हैं. उसके बाद हम सेकंड पॉइंट स्टडी करेंगे बेटा इनवर्स फंक्शन. इनवर्स फंक्शन का मतलब है कि फंक्शन का इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस होनी चाहिए. तो ये स्टडी करेंगे बेटा हम सेकंड पॉइंट पे. थर्ड पॉइंट आता है बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. हम इंपॉर्टेंट कंडीशंस शॉर्ट आउट करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए बेटा इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या क्या है, ये हम स्टडी करेंगे थर्ड पॉइंट में, जो कि बोर्ड पे क्लियरली यहां पर लिखी हुई है लेफ्ट साइड में. क्लियर? बेटा फोर्थ पॉइंट में स्टडी करेंगे कंसेप्ट नंबर 2. ये 4 पॉइंट्स है बेटा स्टार्टिंग में, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट. ये बेटा all the 4 points we will study in the first lecture only, in the introduction only. चैप्टर आईटीएफ में बेटा ये 4 पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं. कंसेप्ट फोर्थ पॉइंट में भी स्टडी करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ग्राफ ऑफ आईटीएफ. फोर्थ पॉइंट में भी स्टडी करेंगे बेटा जो आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उनकी डोमेन एंड रेंज क्या क्या होगी, डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ. क्लियर? तो बेटा ये 4 पॉइंट जो है अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में. फिफ्थ पॉइंट में हम स्टडी करेंगे डिटेल में. बेटा यहां से तुम्हारा मेन आईटीएफ स्टार्ट होगा पॉइंट नंबर 5 जो कि लेक्चर 2 के अंदर हम स्टडी करेंगे. पॉइंट नंबर 5 से लेके बेटा आगे तक के जो भी पॉइंट्स है वो हम फर्दर लेक्चर में स्टडी करेंगे लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 के अंदर. और यहीं से तुम्हारा मेन आईटीएफ स्टार्ट होगा पॉइंट नंबर 5 से. पॉइंट नंबर 5 में आएगा बेटा ग्राफ ऑफ आईटीएफ एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ आईटीएफ. फिफ्थ पॉइंट में हम डिटेल में स्टडी करेंगे आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स है, tan इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है. इन सभी आईटीएफ के बेटा हम डिटेल में ग्राफ स्टडी करेंगे सेकंड लेक्चर के अंदर. और उसी में हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगी उनकी क्या क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आएगी.
तो पॉइंट नंबर 50 हो गया। पॉइंट नंबर 60 में बेटा जितने भी हम फिफ्थ पॉइंट में ग्राफ स्टडी कर चुके होंगे, आईटीएफ से रिलेटेड हम जितने भी ग्राफ स्टडी कर चुके होंगे उनसे रिलेटेड जो भी मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बनती है, तो ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा पॉइंट नंबर 60 में हम स्टडी करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ग्राफ्स। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का हम डिस्कशन करेंगे आगे फर्दर लेक्चर्स में। पॉइंट नंबर 7 में स्टडी करेंगे बेटा ग्राफ्स। आईटीएफ के ग्राफ्स को स्टडी करने के बाद जितने भी हमारे पास में 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, all the six, after studying all the graphs of 6 trigonometric functions, we will study the properties of ITF। उसके बाद बेटा यहां से इंपॉर्टेंट लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएगा, ITF की प्रॉपर्टीज आएगी बेटा। अप्रोक्सीमेट हम स्टडी करेंगे 7 to 8 प्रॉपर्टीज। टोटल ITF की हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे 8 प्रॉपर्टीज मैक्सिमम। तो बेटा ये जो 8 प्रॉपर्टीज हम ITF की स्टडी करेंगे, इसमें वन बाय वन करके हम ITF फंक्शंस की प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे कि ITF फंक्शन पे क्या क्या ऑपरेशंस लग सकते हैं। आईटीएफ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इनमें आपस में क्या रिलेशन चल रहा है, विद इन इनमें साइमल्टेनियस क्या रिलेशन चल रहा है आपस में, एक दूसरे का कन्वर्जन देखेंगे बेटा। तो ये हम 7th प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कशन करेंगे। पॉइंट नंबर 8 में हम डिस्कशन करेंगे सिंप्लीफाइंग आईटीएफ। बेटा आईटीएफ का सिंप्लीफिकेशन करना देखेंगे कि आईटीएफ फंक्शंस की कितनी प्रॉब्लम्स को हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आईटीएफ के अंदर कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी हमारे पास में जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प से ही क्या कर लेंगे बेटा, सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो 8 पॉइंट में हम आईटीएफ की प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करना देखेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे बेटा इक्वेशंस इन्वॉल्विंग आईटीएफ। इनवर्स जिस तरह से बेटा हमने चैप्टर स्टडी किया था 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को क्या किया था बेटा, सॉल्व करना सीखा था। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी कैलकुलेट किए थे, जनरल सॉल्यूशंस भी कैलकुलेट किए थे। उसी तरह से बेटा यहां पर हमें आईटीएफ के अंदर इक्वेशंस मिलेगी लाइक साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कुछ भी हमें एंगल दे रखा है। तो इस तरह से बेटा हमारे पास में आईटीएफ में काफी लॉन्ग कोई स्मॉल इक्वेशंस देके रखेंगे, इन इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आईटीएफ में बेटा जैसे जिस तरह से हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इन इक्वेशंस आई थी, sin x plus cos x is less than 1, इस तरह से जो भी इन इक्वेशंस हमारे पास इन इक्वेशंस आई थी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के अंदर, सिमिलरली आईटीएफ चैप्टर के अंदर भी बेटा जब हम आईटीएफ 6 आईटीएफ स्टडी कर लेंगे तो इनके बीच में क्या बनेगी, इन इक्वेशंस की फॉर्मेशन होगी। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4, कोई भी एंगल दे रखा है। इस तरह से बेटा हमारे पास में इन इक्वेशंस की फॉर्मेशन होगी आईटीएफ में, और हमें इनको सॉल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 11 में हम स्टडी करेंगे बेटा समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें क्वेश्चंस काफी बार आईआईटी मेंस और एडवांस में पूछे गए। तो पॉइंट नंबर 11 में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज में बेटा जब हम लेक्चर स्टडी करेंगे तभी देखेंगे जो tan इनवर्स है, cot इनवर्स x है, इनके जो आर्गुमेंट है बेटा इनका सम चल रहा होगा, जैसे tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2 प्लस tan इनवर्स x3, इस तरह से कोई सीरीज हमें दे रखी होगी तो अब इन सीरीज का सम करने पे क्या आएगा। इस तरह से काफी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमारे पास में एग्जिस्ट करेगी टॉपिक समेशन ऑफ सीरीज के अंदर। एंड लास्ट एंड फाइनल बेटा जब पूरा चैप्टर हम डिटेल में स्टडी कर चुके होंगे तो हमारे पास लास्ट एंड फाइनल आएगा बेटा टॉपिक मिक्स प्रॉब्लम। मिक्स प्रॉब्लम तो बेटा मिक्स प्रॉब्लम का मतलब तो आप समझ जाइए कि पूरा चैप्टर ही जब हमने स्टडी कर लिया है डिटेल में तो लास्ट एंड फाइनल आएगा मिक्स प्रॉब्लम। और मिक्स प्रॉब्लम में बेटा हम हर टाइप की प्रॉब्लम्स का डिस्कस करेंगे, मिक्सचर ऑफ प्रॉब्लम्स। वहां पर कुछ ऐसा नहीं होगा कि हम नंबर वाइज, जब हम लेक्चर्स को स्टडी करेंगे तो बेटा नंबर वाइज नंबर फिक्स टॉपिक पे फिक्स प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे, लेकिन जब पूरे चैप्टर को कंप्लीट हम स्टडी करेंगे तो फाइनली लास्ट में हम यहां तक आते आते इतने कैपेबल हो चुके होंगे कि हम पूरे चैप्टर की साइमल्टेनियसली मिक्स प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर सकें और आईआईटी जेईई मेंस एडवांस की भी प्रॉब्लम्स को अब हम अटेम्प्ट कर सकें। वी विल build up the confidence at this level, we will build up the confidence to attempt all the problems related to IIT mains and advanced. Okay students, now let us start our topic। ये था बेटा पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि हम इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, आईटीएफ चैप्टर में क्या क्या हमारे पास में टॉपिक्स गिवन है, क्या क्या टॉपिक्स हम वन बाय वन लेक्चर में स्टडी करेंगे। नाउ फाइनली स्टार्ट आवर फर्स्ट पॉइंट बेटा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ आईटीएफ। कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ आईटीएफ की हम आईटीएफ चैप्टर क्यों स्टडी कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन टू स्टडी द चैप्टर आईटीएफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा लिखा हुआ है समटाइम्स वी हैव द साइन और कोसाइन और टेंजेंट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एसोसिएटेड एंगल्स। दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन वी सॉल्व अ ट्रायंगल। बेटा हमने 10th क्लास में 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टडी किया था एंड वी हैड स्टडीड द ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारे पास में ट्रायंगल को सॉल्व करते समय कुछ एंगल आते थे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें गिवन था sin थीटा इक्वल टू 1/2 दे रखा था। फॉर एग्जाम्पल हमें sin थीटा इक्वल टू 1/2 देके रखता था और हमें यह जानना होता था बेटा कि थीटा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आ रही है।
थीटा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आ रही है जिसपे साइन फंक्शन आंसर के क्या दे रहा है 1/2 दे रहा है। तो ये तो बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में सीख लिया था, ये कंसेप्ट तो हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी कर लिया था कि जनरल सॉल्यूशंस क्या क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब साइन फंक्शन 1/2 देगा, कॉस फंक्शन 1/2 फंक्शन देगा, तो थीटा के कितने पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं, वो बेटा हमने जनरल सॉल्यूशंस कैलकुलेट किए थे इन द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। लेकिन देखिए बेटा कभी कभी ऐसी इक्वेशंस आ जाती है हमारे पास में, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 आ गया बेटा, यहां पर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 लिखा दिया। अब बेटा जब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आ रहा है, जब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दे रखा है और हमें ये यहां पर जानना है कि थीटा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आ सकती है जिसपे साइन फंक्शन इज गिविंग अस 1/2 आंसर। तो बेटा हमने देखा इसी फॉर्म को इस तरह से लिख दिया कि साइन इनवर्स 1/2, जब साइन बेटा राइट साइड में शिफ्ट होगा, यहां पर जब साइन को फंक्शन को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम साइन इनवर्स 1/2। ये साइन बेटा इधर जाके कन्वर्ट हो जाएगा इनवर्स में, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। इसका मतलब ये है कि साइन फंक्शन बेटा यदि किसी एंगल पे रियल वैल्यू दे रहा है, साइन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम जानते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस रियल नंबर पे जिसपे जो डोमेन में होगा उस पे कोई ना कोई हमें एंगल आंसर के ऊपर देता है। लेकिन आईटीएफ फंक्शन में क्या होता है बेटा, आईटीएफ फंक्शन हमेशा रियल नंबर पे डिफाइंड होंगे, आईटीएफ फंक्शन अपने डोमेन में रियल नंबर पे डिफाइंड होंगे और हमें करस्पॉन्डिंग क्या देंगे, कोई ना कोई एंगल देंगे रेडियन के अंदर, करस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई एंगल देंगे बेटा रेडियन के अंदर। तो जैसे ही साइन फंक्शन बेटा इस साइड में शिफ्ट हुआ, ये बन गया साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। इसका मतलब ये है बेटा अब यहां पर आईटीएफ फंक्शन डिफाइंड हो रहा है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स 1/2 पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, एंगल निकल के आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये स्टडी रिमेंबर रखना है कि पूरे आईटीएफ चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर जो आईटीएफ फंक्शन हम स्टडी करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, बेटा अपने रियल नंबर जो कि उनके डोमेन में आएंगे उस पे हमें हमेशा आंसर जो देंगे बेटा वो करस्पॉन्डिंग एंगल देंगे कुछ ना कुछ, और वो एंगल भी किस में आएगा, दैट एंगल शुड बी इन द रेडियन। अब देखते हैं बेटा यहां से, तो बेटा जब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 होता है तो हम जानते हैं थीटा की मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है, बिकॉज द साइन फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2π, इट मींस there are multiple angles possible on which sine function can give us answer 1/2 according to the general solution with the help of trigonometric equation। तो बेटा यहां पर जब sin थीटा 1/2 आंसर दे रहा है, इन दैट केस थीटा की वैल्यू π/6 हो सकती है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा की वैल्यू बेटा 5π/6 भी हो सकती है, एट द 5π/6 आल्सो sin function is giving us 1/2। तो बेटा जब इस केस में यहां से कंक्लूजन अब ये निकला, इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 पे जो एंगल आएगा थीटा बेटा वो π/6 भी हो सकता है, 5π/6 भी हो सकता है, और भी बहुत सारे पॉसिबल एंगल्स आ सकते हैं। लेकिन अब हमें यहां से कंक्लूजन ये निकालना है कि क्या साइन इनवर्स 1/2 के साइन इनवर्स 1/2 करने पे जो एंगल आएगा, हमें सिंपली बेटा आईटीएफ फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंस को इतना समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब हम कोई एंगल देते थे, कोई एंगल उसकी डोमेन में इनपुट के तौर पे देते थे तो हमारे पास में कोई रियल वैल्यू आती थी, क्या आती थी, कोई रियल वैल्यू आती थी। आईटीएफ फंक्शन में क्या होगा, जब उस रियल वैल्यू पे बेटा उसका इनवर्स डिफाइंड होगा, साइन इनवर्स रियल वैल्यू पे इनवर्स डिफाइंड होगा, तो हमें ये पता लगेगा कि वो किस एंगल के कारण आई है, वो रियल वैल्यू किस एंगल के कारण आई है साइन फंक्शन में। तो आईटीएफ फंक्शन जस्ट रिवर्स प्रोसेस है बेटा, उसका इनवर्स प्रोसेस है एकदम। तो यहां पर साइन इनवर्स 1/2 के थीटा यानी मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं बेटा, क्लियर है। यहां से में ये भी विजुअलाइज हो सकता है कि साइन इनवर्स 1/2 के भी मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन बेटा आगे चल के हम ये देखेंगे, जैसे हम यहां से कांसेप्ट स्टडी करना स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 3 से, तो हम ये देखेंगे बेटा मल्टीपल आंसर्स नहीं आएंगे साइन इनवर्स 1/2 की, सिर्फ हम एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, वो है बेटा π/6। आगे ये तो फर्दर मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं, हम मल्टीपल आंसर्स को रिजेक्ट कर देंगे ड्यू टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि बेटा आगे चल के जो साइन इनवर्स की हम ग्राफ से डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने के बाद जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फिक्स करेंगे वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फिक्स करेंगे -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। रीजन आपको पॉइंट नंबर 4 के अंदर मिल जाएगा कि हम साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 क्यों करेंगे क्लोज इंटरवल। तो उस हिसाब से बेटा ये जो 5π/6 आएगा वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बाहर आ रहा है, तो इस आंसर को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्लियर। अब यहां से देखिए बेटा जब cos थीटा का आंसर 0.6 आ रहा है, जब cos थीटा का आंसर 0.6 आ रहा है तो हमें यह पता लगाना है कि जब cos इनवर्स 0.6 करेंगे तो एंगल थीटा क्या आएगा, एंगल थीटा क्या आएगा। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और आईटीएफ फंक्शंस जो है जस्ट एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है।
यदि cos थीटा पे आंसर 0.6 आ रहा है तो हमें यह पता लगाना है बेटा कि इस रियल नंबर के ऊपर जब हम cos इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो एंगल थीटा आ जाएगा। रिवर्स प्रोसेस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos फंक्शन को जब हमने इनपुट के तौर पे थीटा दिया, कोई भी थीटा दिया, तो सपोज कीजिए आंसर आ रहा है 0.6। अब cos को बेटा जैसे ही इधर भेजा तो cos इनवर्स 0.6 जो आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो एंगल थीटा आएगा जिसपे cos फंक्शन क्या दे रहा था, 0.6 वैल्यू दे रहा था। तो ये बेटा आईटीएफ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम पॉइंट नंबर सेकंड की ओर प्रोसीड करते हैं बेटा, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन को हम ज्यादा डिटेल में स्टडी यहां पर नहीं करेंगे बेटा। दिस टॉपिक वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन द लेक्चर फंक्शन लेक्चर्स के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन के निकालने के लिए कंडीशंस क्या क्या पॉसिबल है, तो इसको जस्ट हम शॉर्ट एंड इन हैंड एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बेटा इनवर्स फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव फंक्शन। Only those functions inverse exist those function inverse exist which are bijective function. It means the given function must be 1 as well as the given function must be onto. सिर्फ उन्हीं functions का inverse exist करेगा जो function 1 है और onto है अपनी given domain में। तो बेटा सपोज कर लेते हैं given function f डिफाइंड है x से y के ऊपर। if given function f डिफाइंड चल रहा है बेटा x से y सेट के ऊपर, और एज्यूम कर लेते हैं यहां पर कि ये गिवन फंक्शन f जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ तभी उसका इनवर्स निकलेगा, अदरवाइज तो डायरेक्टली हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो सपोज कर लिया बेटा गिवन फंक्शन f जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, इट मींस 1 भी है ऑन टू भी है। अब यहां पर हमने एज्यूम कर लिया देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन। अब यदि कोई फंक्शन f y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बाइजेक्टिव फंक्शन है अपने डोमेन के अंदर और को डोमेन में 1 ऑन टू है, तो बेटा इस केस में फंक्शन का क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फंक्शंस में। तो बेटा मान लेते हैं एक g फंक्शन डिफाइंड हो रहा है जो कि रिवर्स ऑर्डर में डिफाइंड होता है फ्रॉम y सेट टू x सेट सच दैट gy इज इक्वल टू x। यदि फंक्शन में इनपुट x पुट करने पे आंसर यदि y आ रहा है तो जो उसका इनवर्स डिफाइंड होगा वो y सेट से x सेट पे डिफाइंड होगा, और वो जो फंक्शन g फंक्शन डिफाइंड होगा उसमें इनपुट y देने पे बेटा प्री इमेज मिलेगी x। तो फंक्शन में इनपुट यदि x देने पे बेटा इमेज y आ रही है तो उसका जो इनवर्स डिफाइंड होगा वो y सेट से x सेट पे डिफाइंड होगा, और उसमें g फंक्शन में y पुट करने पे हमें इमेज मिलेगी, प्री इमेज मिलेगी बेटा x। जस्ट रिवर्स प्रोसेस है बेटा। फंक्शन के अंडर में x पुट करने पे आंसर आ रहा है y, बेटा g के अंडर में y पुट करने पे आंसर आ रहा है x। इसका ये मतलब है फंक्शन में जब हमने इनपुट दिया x तो हमारा आंसर निकल के आया y, क्योंकि g फंक्शन बेटा f फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड हो रहा है, तो g फंक्शन में इनपुट y देने पे आउटपुट क्या मिल रहा है x। तो ये दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। इसको बेटा हम ग्राफिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहां पर g फंक्शन किसका काम कर रहा है, फंक्शन के इनवर्स का काम कर रहा है। g फंक्शन किसका काम कर रहा है, फंक्शन के इनवर्स का काम कर रहा है। इट इज डिनोटेड बाय f इनवर्स x। क्लियर। अब फाइनली बेटा हम इसको एरो डायग्राम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जस्ट 1 मिनट में। बेटा यदि यहां पर फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, ये a सेट है, ये b सेट है। सपोज कर लेते हैं फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a सेट टू b सेट। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a सेट टू b सेट। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन डिफाइंड चल रहा है a सेट से b सेट पे। क्लियर। a सेट में एलिमेंट्स लिखे हुए बेटा, b सेट में एलिमेंट्स लिखे हुए, और क्लियरली हम देख सकते हैं बेटा एक एलिमेंट एक के साथ लिंक्ड है, को डोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट हमारा एम्प्टी नहीं है, तो क्लियरली गिवन फंक्शन f फंक्शन जो है इट इज 1 आल्सो एंड इट इज ऑन टू आल्सो। तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 100% करेगा। अब बेटा जो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो कहां से कहां डिफाइन करेगा, इट विल बी डिफाइंड फ्रॉम b सेट टू a सेट। ये हम आगे देख सकते हैं, ये हमारा बेटा b सेट आ चुका है और ये a सेट आ चुका है। तो फंक्शन में जब हमने इनपुट पुट किए तो बेटा हमारे पास में आउटपुट आ रहे, रेंज आ रही है, क्योंकि गिवन फंक्शन 1 और 2 है, बाइजेक्टिव है, तो इसका इनवर्स जो डिफाइंड होगा वो b सेट से a सेट पे डिफाइंड होगा। तो b सेट से a सेट पे डिफाइंड हो रहा है। 2 की प्री इमेज 1 आ रही है बेटा, फंक्शन के अंडर में 1 पुट करने पे आंसर 2 आ रहा है, ये 2 बन के यहां पर इमेज कहला रही है। लेकिन इनवर्स के अंडर में f इनवर्स जो कि b सेट से a सेट पे डिफाइंड है, इसमें इनपुट 2 देने पे आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहां पर 1 जो है बेटा 2 की क्या कहला रही है, प्री इमेज कहला रही है। अब जैसे ही इनवर्स डिफाइंड हुआ बेटा, फंक्शन डिफाइंड होने के बाद में जब उसका इनवर्स डिफाइंड हुआ तो हमने एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट नोट की थी। क्या नोट की थी, फंक्शन की बेटा जो डोमेन है वो यहां पर फंक्शन की जो डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन के लिए देखिए किसका काम कर रही है, रेंज का काम कर रही है बेटा। और फंक्शन की जो यहां पर रेंज आ रही है 2 4 6 8,
ये इनवर्स फंक्शन के लिए किसका काम कर रही है बेटा? डोमेन का काम कर रही है। ये चीज हमने स्टडी की थी फंक्शन के इनवर्स टॉपिक में। तो यहां से एक बात क्लियर हुई बेटा, जब किसी फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड होता है, जब भी कोई फंक्शन, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको नोट करनी है, द गिवन फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 इन इट्स डोमेन। यदि अपने डोमेन में फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, देन द इनवर्स ऑफ द फंक्शन विल बी डिफाइंड, और फंक्शन का जो इनवर्स डिफाइंड होगा वो रिवर्स ऑर्डर में डिफाइंड होगा फ्रॉम बी सेट से ए सेट, और जैसे ही डिफाइंड हो जाएगा बेटा इनवर्स, तो उस केस में the domain of the function will become the range of the f inverse function and the range of the function will become the domain of the inverse function. Clear? चलिए लास्टली फाइनली बेटा हम थर्ड पॉइंट में प्रोसीड कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आ रहा है इंपॉर्टेंट कंडीशंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इंट्रोडक्शन में थर्ड पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हम डिस्कशन कर सकते हैं वो देखते हैं। तो बेटा सबसे फर्स्ट पॉइंट तो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, अब हमें बेटा फंक्शंस में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करनी है। अब हमें यहां पे हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हमें बेटा यहां पर बाकी फंक्शंस की बात नहीं करनी, हमें सिर्फ यहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करनी है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम आईटीएफ है, तो हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का क्या कैलकुलेट करना है? इनवर्स कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हमें बाकी फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। यहां से बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। फर्स्ट पॉइंट, जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े थे 11th क्लास में इन द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस, और बेटा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं तो उनका ग्राफ अलग अलग इंटरवल में बेटा अपनी वैल्यूज को क्या करता है? रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। और क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, इसी कारण बेटा trigonometry functions are many one and into functions in their actual domain, इस बात पे कंसंट्रेट करना बेटा। Since the trigonometry functions are periodic functions and their graphs repeat itself in the certain interval, therefore trigonometry functions are many one and into function in their actual domain। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। सारे के सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं बेटा, वो many one होते हैं, इनटू फंक्शंस होते हैं अपनी एक्चुअल डोमेन के अंदर। अब जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस अपनी बेटा एक्चुअल डोमेन के अंदर, जो भी डोमेन होती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, अपनी एक्चुअल डोमेन में जब बेटा मैनिबल और इनटू फंक्शंस आ रहे हैं, तो यहां से एक बात कंफर्म होगी कि एक्चुअल डोमेन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इनवर्स डिफाइंड नहीं किया जा सकता। एक्चुअल डोमेन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इनवर्स को डिफाइंड नहीं किया जा सकता। इसीलिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के इनवर्स को डिफाइन करने के लिए हमें इसकी डोमेन को क्या करना पड़ेगा? रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को इनवर्स हमें क्योंकि कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही आईटीएफ है, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के इनवर्स निकालने के लिए हमें इनकी डोमेन को और कोडोमेन को क्या करना पड़ेगा? रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा एक फिक्स लीस्ट इंटरवल में, जिसमें गिवन फंक्शन क्या बन पा रहा है बेटा? 1 1 भी हो पा रहा है एंड इट इज आल्सो बिकमिंग ऑन 2। तो सबसे पहले तो एक कंक्लूजन में कंसेप्ट नंबर सेकंड हम इसके बाद स्टडी करेंगे। तो पॉइंट नंबर थर्ड से आपको एक बात क्लियर हो चुकी है कि आईटीएफ किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इनवर्स हम डायरेक्टली डिफाइंड नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इनवर्स डिफाइंड करने के लिए सबसे पहले उनकी ओरिजिनल डोमेन और कोडोमेन को हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा किसी फिक्स इंटरवल के अंदर, तभी हम उसका इनवर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये स्टडी करेंगे बेटा कंसेप्ट नंबर 2 के अंदर। सेकंड पॉइंट बेटा यहां पर आता है, पॉइंट x1, y1 और पॉइंट x2, y2 आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। पॉइंट x1, y1 और पॉइंट x2, y2 है बेटा, ये दोनों पॉइंट लाइन y इक्वल टू x के अराउंड मान लेते हैं कि सिमेट्रिकल आ रहे हैं। अब ये पॉइंट यदि लाइन y इक्वल टू x के अराउंड सिमेट्रिकल आ रहे हैं, हेंस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y इक्वल टू f इनवर्स x आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। ये बात हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं फंक्शंस के अंदर कि फंक्शन और उसका जो इनवर्स होता है बेटा, फंक्शन और जो उसका इनवर्स होता है, उन दोनों के ग्राफ जो होते हैं लाइन y इक्वल टू x के अराउंड क्या आते हैं बेटा? सिमेट्रिक आते हैं। जो पॉइंट 2, 3 बन रहा है वो लाइन y इक्वल टू x के अराउंड क्या बन जाएगा बेटा? 3, 2 की फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर x1, y1 की जगह हम यहां पर x2, y2 की जगह कर देते हैं बेटा y1, x1 कर देते हैं। इस पॉइंट को चेंज करके कर देते हैं y1, x1, ताकि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के अराउंड क्या हो जाए बेटा? सिमेट्रिक हो जाए। तो लाइन y इक्वल टू x के अराउंड x1, y1 एंड y1, x1 बेटा सिमेट्रिक आ रहे हैं। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन ये निकलता है बेटा, फंक्शन ऑफ x और उसका जो इनवर्स का ग्राफ बनेगा, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ भी लाइन y इक्वल टू x के अराउंड और उसके इनवर्स का ग्राफ क्या आएगा बेटा? सिमेट्रिक आएगा। सिमेट्रिक का मतलब ये है
कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जब हम इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बेटा आईटीएफ के जो ग्राफ्स बनेंगे 6 ग्राफ, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो हमने ग्राफ रेस्ट्रिक्टेड बाउंड में बनाए वो दोनों ग्राफ बेटा लाइन y इक्वल टू x के अराउंड क्या बनाएंगे, मिरर इमेज की फॉर्मेशन करेंगे। ये तो फंक्शन का कंसेप्ट है बेटा। पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। साइन इनवर्स x इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम साइन x का होल इनवर्स। काफी बच्चे बेटा जो साइन x का होल इनवर्स लिखा हुआ है इसी को साइन इनवर्स x मान लेते हैं, ये गलत है बेटा। साइन x का जो होल इनवर्स होता है उसको तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन x। साइन x का जो होल इनवर्स होता है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन x। ये पावर नीचे आके बेटा पॉजिटिव बन जाएगी। साइन x का होल इनवर्स का ये मतलब नहीं है बेटा कि हमने साइन फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट कर दिया। ये पूरे साइन x के ऊपर -1 पावर लगी हुई है बेटा, सीधी ये पावर का काम कर रही है, इनवर्स का काम नहीं कर रही है। साइन x के ऊपर ये जो -1 लगी है दिस इज जस्ट द एक्सपोनेंट पावर ओनली। तो साइन x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा साइन x के जो इनवर्स होता है, साइन x के इनवर्स को लिखा जाता है साइन के ऊपर -1 पावर लिखी जाती है। ये रिप्रेजेंटेशन है किसी आईटीएफ फंक्शन के इनवर्स का। तो साइन इनवर्स x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है साइन फंक्शन के इनवर्स को, लेकिन साइन x का जो होल इनवर्स है बेटा ये जस्ट एक एक्सपोनेंट पावर है, ध्यान देना। और साइन इनवर्स x ये सिंबल हो चुका है, और किसी भी आईटीएफ फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो रिमेंबर रखना, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट सम एंगल इन द ऑलवेज रिप्रेजेंट एन एंगल इन रेडियन। ये पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, एवरी आईटीएफ इज ऑलवेज एन एंगल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के आईटीएफ फंक्शन इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कहते हैं, वो हमेशा हमें कोई ना कोई एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। किसमें बेटा, रेडियन के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कैलकुलेट की थी। यहां पर साइन इनवर्स 1/2 का सबसे लीस्ट आंसर आएगा, सबसे पहला एंगल आएगा हमारा पाई/6। तो बेटा ये जो आंसर आया ये किसमें आ रहा है, रेडियन के अंदर आ रहा है। क्लियर। तो जितने भी आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो रियल नंबर पे हम उनको डोमेन में डिफाइन करेंगे, और आंसर जो आएगा वो आंसर हमारा करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एंगल निकल के आएगा रेडियन में। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, बाइजेक्टिव फंक्शन का बेटा जो इनवर्स होता है वो भी बाइजेक्टिव होता है। या ये चीज हम स्टडी कर चुके हैं, किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का यदि हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कैलकुलेट करने पे जो इनवर्स फंक्शन निकल के आएगा वो भी क्या होगा, वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। So okay students, now let us move to the concept number 2, point number 4। अब हम point number 4 को स्टडी करते हैं। Finally students, now we are going to discuss point number 4, concept number 2। 3 points में बेटा हमने ITF का इंट्रोडक्शन में ये 3 points हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। Now finally let us discuss concept number 2 of ITF। What is the concept number 2 of ITF? बेटा in the concept number 2 of ITF we will study first of all how to restrict the domain of trigonometry functions। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डोमेन को हम किस तरह से रेस्ट्रिक्ट करें ताकि वो फंक्शन 1/1 में कन्वर्ट हो जाए। एंड लास्टली जब हमें बेटा किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करना आ जाएगा, उसकी डोमेन और कोडोमेन को बेटा जैसे ही हम रेस्ट्रिक्ट करना सीख चुके होंगे, तो फाइनली अब लेक्चर नंबर 2 में फिर हम 1 by 1 करके बेटा आईटीएफ के सारे ग्राफ्स क्या करते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे। चलिए तो बेटा सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेते हैं, एक फंक्शन को हम अंडरस्टैंड करेंगे। एक बार हमें once we have understand any trigonometric function how to restrict the domain and codomain of any trigonometric function, in that case we can easily find the inverse of each and every trigonometric function। तो सिर्फ बेटा हम इस कंसेप्ट नंबर 2 में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन को और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इसकी डोमेन एंड कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके इसको नई डोमेन में डिफाइन करेंगे, और फिर फाइनली हम फंक्शन को क्या बनाएंगे, 1/2 की फॉर्मेशन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिया y = sin x। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिया y = sin x। तो बेटा अभी यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है। मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की ओरिजिनल डोमेन है r और ओरिजिनल कोडोमेन है r। ओरिजिनल कोडोमेन है r, देयर इज नो बाउंडेशन। अभी फिलहाल बेटा कोई बाउंडेशन नहीं लगाई है हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। तो जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपनी ओरिजिनल डोमेन r और ओरिजिनल डोमेन को r के ऊपर डिफाइंड है, यानी कि कह सकते हैं जब sin x फंक्शन बेटा r से r के ऊपर डिफाइंड है, तो उस केस में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं sin फंक्शन का। चलिए तो बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन इंटरवल -2π से +2π के अंदर। जैसे ही बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन इंटरवल -2π से 2π, तो हम देख सकते हैं इस तरह से बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का sin x फंक्शन का ग्राफ प्लॉट हो गया। ऑसिलेटिंग कर्व आ रही है बिटवीन -1 to 1,
ऑसिलेटिंग कर्व आ रही है बिटवीन -1 to 1। क्लियर बेटा? अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, हम जानते हैं वी नो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। हम कंसेप्ट 2 इसलिए तो स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर नॉट बाइजेक्टिव इन इट्स ओरिजिनल डोमेन। जितने भी हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस अपनी ओरिजिनल डोमेन और कोडोमेन में बाइजेक्टिव नहीं है, हमें डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे sin x की बात करें तो sin x ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेटा अपने 2 पाई के इंटरवल में पीरियोडिक होता है। हम जानते हैं द पीरियड ऑफ sin x फंक्शन इज 2 पाई। क्लियर? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से बेटा आप देखें, हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ग्राफ को बेटा काफी पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला बेटा कि sin x फंक्शन का जब हमने ग्राफ प्लॉट करके देखा तो कंक्लूजन ये निकला कि sin x फंक्शन इज मैनिबल एज वेल एज इनटू इन इट्स ओरिजिनल डोमेन एंड कोडोमेन। sin x फंक्शन बेटा अपनी ओरिजिनल डोमेन और कोडोमेन में मैनिबल फंक्शन आ रहा है और इनटू फंक्शन आ रहा है। क्योंकि यदि sin x फंक्शन की हम डोमेन को कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते, r लिख सकते हैं, तो यहां पर देख रहे बेटा रेंज कितनी आ रही है sin x फंक्शन की, बिटवीन -1 to 1। तो फाइनली ग्राफ को बेटा विजुअलाइज करने के बाद हमारे पास में कंक्लूजन ये आ रहा है कि sin x फंक्शन इज मैनिबल एज वेल एज इनटू इन इट्स ओरिजिनल डोमेन एंड कोडोमेन। ठीक है, अब इनवर्स फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स। तो यहां से बेटा क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन को अब रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा सो दैट द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x बिकम्स बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो बेटा यहां पर ग्राफ देखें -π/2 से π/2 के बीच में द गिवन sin x इज इंक्रीजिंग, π/2 से 3π/2 में देखिए गिवन ग्राफ इज डिक्रीजिंग। तो बेटा इस तरह से ये ऑसिलेटिंग कर्व चलता जा रहा है। अब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने सबसे लीस्ट इंटरवल सेलेक्ट किया बेटा यहां पर -π/2 से लेके π/2। देखिए यदि हम बेटा -π/2 से π/2 के अंदर ये प्लेन से स्लैब को काट देते हैं बेटा, ये हम स्लैब कट कर देते हैं -π/2 से π/2 के अंदर इस इंटरवल के लिए हम यदि बेटा ये एक स्लैब कट कर देते हैं, तो स्लैब कट करने के बाद में हमारा जो ग्राफ आएगा -π/2 से π/2 के बीच में बेटा ये ग्राफ बचेगा। -π/2 से π/2 के बीच में sin x फंक्शन का बेटा हमारे पास में ये ग्राफ बचेगा, और ये ग्राफ जो है बेटा कैसा ग्राफ है, ये ग्राफ sin x का इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यदि बेटा हम इस पूरी रियल नंबर लाइन पे सबसे लीस्ट इंटरवल हम सिलेक्ट कर ले -π/2 से π/2, तो बेटा इस इंटरवल में sin x फंक्शन कंप्लीटली इंक्रीजिंग फंक्शन चल रहा है। तो इसका ग्राफ भी क्या आ रहा है बेटा, कंप्लीटली इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है स्लैब कट करने के बाद। यदि हम इस ग्राफ को देखें तो बेटा ये एक -π/2 से π/2 वो लीस्ट इंटरवल हमें मिल रहा है इन विच द गिवन sin x फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब है द गिवन sin x फंक्शन इज 1 एज वेल एज ऑन टू ऑल्सो। तो बेटा इस इंटरवल में यदि मैं sin x फंक्शन की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दूं -π/2 से π/2 के अंदर, यदि मैं sin x फंक्शन की सबसे लीस्ट इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट कर दूं बेटा डोमेन को, तो इन दैट केस sin x फंक्शन को यदि हम न्यू फंक्शन डिफाइन करें, sin x फंक्शन की न्यू डोमेन हम रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ले -π/2 से π/2, और रेंज तो -1 से 1 आई रही है, यदि कोडोमेन को हम -1 से 1 ले ले, तो बेटा इस केस के अंदर हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर, इस डोमेन के अंदर our sin x फंक्शन इज बाइजेक्टिव। हमारा sin x फंक्शन कैसा बन गया, बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया, बिकॉज -π/2 से π/2 इस इंटरवल में बेटा sin x फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो जो फंक्शन अपनी गिवन डोमेन में सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, इन दैट केस द गिवन फंक्शन इज 1 फंक्शन। तो sin x फंक्शन को जैसे ही बेटा हम रियल नंबर से इस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं -π/2 से π/2 के बीच में, और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं -1 से 1 के अंदर इंटरवल, क्लोज इंटरवल में, इन दैट केस वी कैन से जैसे ही बेटा sin x फंक्शन को हमने इस इंटरवल में डिफाइन किया, ये नई डेफिनेशन आई sin x फंक्शन। इन दिस इंटरवल द गिवन sin x फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, देयरफॉर द इनवर्स ऑफ गिवन sin x फंक्शन विल एग्जिस्ट। अब इस इंटरवल के अंदर हमारा sin x फंक्शन का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हमने देखा sin x फंक्शन अपनी ओरिजिनल डोमेन और ओरिजिनल कोडोमेन के अंदर बेटा क्लियरली हम देख सकते हैं द गिवन sin x फंक्शन इज मैनिबल एज वेल एज इनटू, तो अपनी ओरिजिनल डोमेन में sin x फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो बेटा जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो हमें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर को स्टडी करना है, इसलिए हमने इसकी डोमेन को क्या करना स्टार्ट किया, रेस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट किया, और कोडोमेन को भी हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट किया। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने लीस्ट इंटरवल जब बेटा -π/2 से π/2 की स्लैब हमने कट की, तो क्लियरली ये sin x फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग आ रहा था इस इंटरवल में
sin x फंक्शन 1 1 भी था, ऑन टू भी था, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया और हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया और sin x फंक्शन का हम इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन बेटा क्वेश्चन यहां पर ये आता है, क्या sin x फंक्शन का यदि कोई स्टूडेंट यहां पर sin x फंक्शन की स्लैब π/2 से 3π/2 भी कट करता, सपोज करो बेटा वो स्लैब ये कट करता है, इस तरह से स्लैब को कट करता है, यहां से लेकर ये वाली स्लैब कट करता बेटा, इस तरह से ये स्लैब कटिंग करता, तो बेटा जब वो स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट ये डिक्रीजिंग फंक्शन की स्लैब कट करता बिटवीन इंटरवल π/2 से 3π/2, तब क्या sin x फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता? तो बेटा इसका आंसर आएगा यस। हम पूरे आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो बेटा जो लीस्ट इंटरवल हमने सिलेक्ट किया है -π/2 से π/2, जिसमें sin x फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, 1 1 आ रहा है, ऑन टू आ रहा है, जिसमें sin x फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बेटा इस इंटरवल को हम आईटीएफ में साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को नाम देंगे। क्या नाम देंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नाम देंगे। यदि बेटा अदर इंटरवल हम लेके चले, जैसे π/2 से लेके 3π/2 लेके चले, तो इस केस में क्लियरली हम देख सकते हैं बेटा sin x फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। कैसा ग्राफ आ रहा है? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बेटा π/2 से लेके यदि 3π/2 में sin x फंक्शन की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता, तो उस केस में भी sin x फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता। लेकिन बेटा हम यहां पर स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए हम लीस्ट इंटरवल लेके चलेंगे। क्लियर है? तो बेटा यहां पर ये जो π/2 से लेके 3π/2 की ब्रांच की बात की जाएगी, इनको फर्दर हम साइन इनवर्स के लिए क्या कहेंगे? अदर ब्रांचेज ऑफ साइन इनवर्स का नाम देंगे, अदर ब्रांचेज ऑफ साइन इनवर्स। क्लियर? तो बेटा अदर ब्रांचेस की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करनी, तो हम लीस्ट इंटरवल ही सिलेक्ट करके चलेंगे पूरे आईटीएफ में, और ये जो लीस्ट इंटरवल आएगा, इसी इंटरवल को हम साइन इनवर्स की क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का नाम देंगे। चलिए, तो बेटा फाइनली अब sin x फंक्शन को हमने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन -π/2 से π/2 जो लीस्ट इंटरवल है से लेकर -1 पे डिफाइन कर दिया। इस इंटरवल में गिवन sin x फंक्शन बाइजेक्टिव भी है, तो इसका इनवर्स इजीली एग्जिस्ट करेगा। अब बेटा जैसे ही sin x फंक्शन का इस इंटरवल में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये देखिए y = sin इनवर्स x, तो sin x फंक्शन की यहां पर जो रेंज होगी वो बेटा यहां पर इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगी, और sin x फंक्शन की जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन आई है, जो लीस्ट इंटरवल, जिसे हम साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का नाम देंगे, इसकी जो डोमेन है बेटा वो इसके लिए किसका काम करेगी? रेंज का काम करेगी। तो हमारा न्यू जो साइन इनवर्स x फंक्शन डिफाइंड होगा वो कहां से कहां पर डिफाइंड होगा? यदि हम sin x फंक्शन की डोमेन को लीस्ट इंटरवल इस डोमेन से लेकर रेस्ट्रिक्ट करते हुए चल रहे हैं, तो बेटा हमारा आईटीएफ फंक्शन sin इनवर्स x डिफाइंड होगा, डोमेन आएगी -1 से 1 और रेंज आएगी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। और इसी लीस्ट इंटरवल को -π/2 से π/2 जो लीस्ट इंटरवल है बेटा, इसको हम नाम देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x। हम पूरा चैप्टर बेटा जो डिस्कशन करेंगे, जब तक हमें क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि साइन इनवर्स x की क्या रेंज आ रही है, हम पूरे चैप्टर में साइन इनवर्स की जो रेंज की बात करेंगे बेटा, सिर्फ रेंज की डिस्कशन करेंगे। -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, यही हम साइन इनवर्स की क्या लेके चलेंगे? रेंज लेके चलेंगे। जब तक क्वेश्चन में अदर डाटा कुछ भी मेंशन नहीं है, तब भी हम साइन इनवर्स की रेंज क्या लेके चलेंगे? -π/2 से π/2। यानी बेटा हम जब भी आईटीएफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो साइन इनवर्स के लिए हम उसकी रेंज जो लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। इसके बाहर इंटरवल में हम बात नहीं करेंगे। अब यहां पर बेटा एक क्वेश्चन तो हमें आंसर मिल गया, हमारे एक क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया कि सर आपने sin x फंक्शन को इस इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट किया, लीस्ट इंटरवल में, तो आपने इस इंटरवल के अंदर sin x फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करवा दिया। यदि हम π/2 से लेके 3π/2 का इंटरवल लेते तो उसमें भी sin x फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग आ रहा है, तो इस इंटरवल में भी यदि मैं sin x फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करता π/2 से लेके 3π/2 और -1 to 1 इसकी मैं कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करता, तब भी बेटा sin x फंक्शन का इनवर्स क्या कर जाता? एग्जिस्ट कर जाता। लेकिन हम स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो बेटा जितने भी हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हम आईटीएफ पढ़ेंगे, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम उसके लीस्ट इंटरवल में बाउंड करेंगे। इस बात को अभी से रिमेंबर रख लो, ताकि लेक्चर 2 में आपको प्रॉब्लम ना आए। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जब हम उसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, तो हम उसको लीस्ट इंटरवल में बाउंड करके चलेंगे, और जो लीस्ट इंटरवल बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम बाउंड करेंगे, वही इंटरवल उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगी। क्लियर? चलिए, बाकी इंटरवल्स ये जो π/2 से लेके 3π/2 जो अदर ब्रांच होगी बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जिसमें फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इनको हम उसके इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का नाम देंगे अदर ब्रांचेस ऑफ साइन इनवर्स x फंक्शन। यदि हम जैसे sin x फंक्शन को π/2 से 3π/2 में रेस्ट्रिक्ट करके इसका इनवर्स निकालते हैं यहां पर,
तो बेटा इसको हम नाम देते हैं अदर ब्रांचेज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? चलिए बेटा एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है हमारे पास में, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू आई 1/√2, सभी को पता है, नो प्रॉब्लम। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में तो हम एंगल देते हैं तो हमें रियल नंबर मिलता है। अब साइन इनवर्स एक्स फंक्शन के लिए इनपुट क्या आएगा भाई, इनवर्स फंक्शन के लिए इनपुट आ रहा है -1 to 1 रियल नंबर, और करस्पॉन्डिंग आउटपुट के तौर पे ये जो आंसर देगा वो आंसर देगा -π/2 से π/2 के बीच में। तो बेटा जैसे ही हमने साइन इनवर्स -1/√2 की वैल्यू निकाली, साइन इनवर्स -1/√2 का मतलब है एक ऐसा एंगल थीटा आना जिसका साइन करने पर वैल्यू कितनी आ जाए बेटा, 1/√2 ही वैल्यू आ जाए। तो बेटा साइन इनवर्स 1/2 की देखिए क्या क्या आंसर आ सकते हैं, 45 डिग्री आंसर आ सकता है क्योंकि बेटा साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 आती है। 3π/4 आ सकता है बेटा, 3π/4 आप साइन 3π/4 की वैल्यू निकालेंगे तब भी आंसर 1/√2 आएगा। इसका मतलब ये बेटा यहां से कि साइन इनवर्स 1/√2 के तो दो पॉसिबल आंसर आ रहे हैं हमारे पास में, और भी मल्टीपल आंसर आ सकते हैं क्योंकि साइन फंक्शन तो पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू तो 1/√2 आ रही, लेकिन साइन इनवर्स हमारे पास में ऐसे काफी एंगल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं बेटा, काफी एंगल थीटा एग्जिस्ट कर सकते हैं ड्यू टू द पीरियोडिक नेचर ऑफ साइन फंक्शन, जिन पे साइन थीटा का आंसर 1/√2 आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा यहां पर साइन इनवर्स 1/√2 के तो मल्टीपल एंगल्स आ सकते हैं हमारे पास में, मल्टीपल एंगल्स। लेकिन बेटा क्योंकि हमने अभी भी कहा साइन इनवर्स की जो रेंज आ रही है -π/2 से π/2, हम सारे क्वेश्चंस इसी रेंज में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का नाम दे दिया है। तो बेटा यहां से एक कंक्लूजन आ गया कि ये जो π/4 आंसर एक्सेप्ट आया, तो बेटा ये तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, क्योंकि हम साइन इनवर्स को जब भी डिफाइन करेंगे तो उसकी डोमेन ये डिफाइन करके चलेंगे और इसकी रेंज को ये डिफाइन करके चलेंगे। तो यहां पर साइन इनवर्स 1/√2 का जो आंसर 3π/4 आ रहा है बेटा, ये आंसर यहां पर एक्सेप्ट नहीं होगा, दिस आंसर विल बी रिजेक्टेड। व्हाई रिजेक्टेड? क्योंकि बेटा ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में 3π/4 लाई नहीं कर रहा है। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि साइन इनवर्स को हम डिफाइन करके चलेंगे -1 से 1 और रेंज लेके चलेंगे -π/2 से π/2, जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे। और साइन इनवर्स आउटपुट के तौर पे बेटा जो भी आंसर देगा वो आउटपुट के तौर पे हमें यही आंसर देगा बिटवीन -π/2 से π/2। रेस्ट आंसर्स को बेटा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर? अब यहां से बेटा एक छोटा सा तो यहां से तो कंक्लूजन हो ही गया। अब नोट में बेटा हमारे पास में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, फटाफट हम लेट अस डिस्कस नाउ। सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पॉइंट नंबर फर्स्ट, कि sin x फंक्शन को बेटा यदि हम π/2 से 3π/2 के अंदर स्लैब की कट करते, यदि sin x फंक्शन की π/2 से 3π/2 के अंदर बेटा इस तरह से हम ये स्लैब कट करते तो हमारा ग्राफ ये डिक्रीजिंग फंक्शन आता। ये ग्राफ बेटा इस तरह से हमारा यहां पर डिक्रीजिंग फंक्शन के तौर पे आता इस तरह से। तो जब ग्राफ बेटा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन के आ रहा है, क्लियरली इस तरह से कर्व मूवमेंट कर रही है इस तरह से, हमारा ग्राफ बेटा जब क्लियरली डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है तो π/2 से लेके 3π/2 के इंटरवल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1 भी है, बाइजेक्टिव भी है, तो उसका इनवर्स π/2 से लेके 3π/2 इस इंटरवल के अंदर भी sin x फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो यही बात कही गई है कि π/2 से लेके 3π/2 के इंटरवल में जब sin x फंक्शन का स्लैब कट होता तो इस केस में भी गिवन sin x फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, और जब बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो यदि ये यहां पर समझा रहा है बेटा कि sin x फंक्शन को यदि हम π/2 से लेके 3π/2 में डिफाइन करते, मतलब डोमेन रेस्ट्रिक्ट करते हैं sin x फंक्शन की, और को डोमेन को -1 से 1 रेस्ट्रिक्ट करते, यदि हम sin x फंक्शन को इस इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट करते हुए चलते हैं, अभी तक हमने स्टैंडर्ड फंक्शन की बात की और पूरे चैप्टर में बेटा हम स्टैंडर्ड फंक्शन ITF जो पढ़ेंगे वो इसी इंटरवल में स्टडी करेंगे, जो इंटरवल गिवन है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, ये तो सिर्फ आपको लिए बेटा एक एग्जांपल है समझाने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि यदि कोई स्टूडेंट बेटा ऐसा क्वेश्चन भी IIT JEE मेंस में पूछा गया है, आपको जब हम फर्दर लेक्चर्स करेंगे तो लेक्चर्स में देखेंगे ऐसा एक क्वेश्चन भी पूछा गया है हमसे। यदि बेटा कोई स्टूडेंट sin x फंक्शन को π/2 से लेके 3π/2 में स्लैब कट करके चलता, डिफाइन करके चलता, मतलब उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके चलता और उसकी कोडोमेन को -1 से 1 में रेस्ट्रिक्ट करके चलता, तब भी sin x फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता, तो उस केस में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता। तो बेटा जब इनवर्स एग्जिस्ट करता तो ये इनवर्स कहां से कहां डिफाइंड होता, हमारा sin इनवर्स x डिफाइंड होता -1 से 1, और इसकी रेंज क्या आती उस केस में π/2 से लेके 3π/2 आती। यहां पर बेटा π/2 से लेके 3π/2 है, इसको हम अदर ब्रांचेस का नाम देंगे, अदर ब्रांचेस ऑफ sin इनवर्स x। ठीक है, यदि अब बेटा हम sin x फंक्शन को इस इंटरवल में डिफाइन करते हुए चलते, इस इंटरवल में डिफाइन करते हुए चलते, तो sin इनवर्स x की इस केस में रेंज क्या आती, ये रेंज आती। ठीक है, अब देखते हैं बेटा एग्जांपल देखते हैं।
अब जब स्टूडेंट ने बेटा स्लैब ही जब पाई बाय 2 चलेगी 3 पाई बाय 2 में कट की है, पाई बाय 2 चलेगी 3 पाई बाय 2 में, sin x फंक्शन को डिफाइंड किया है, और sin इनवर्स x की जब रेंज ही पाई बाय 2 चलेगी 3 पाई बाय 2 में आ रही, तो कॉमन सेंस है यहां पर कि sin इनवर्स 1 बाय रूट 2 का इस बार आंसर जो एक्सेप्ट किया जाएगा वो आंसर क्या एक्सेप्ट किया जाएगा, 3 पाई बाय 4 एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि बेटा इस बार 3 पाई बाय 4 इसके गिवन इंटरवल में आ रहा है। इस बार आंसर हम पाई बाय 4 एक्सेप्ट नहीं करते। पाई बाय 4 बेटा आंसर तब एक्सेप्ट किया गया है जब हमने लीस्ट इंटरवल में साइन इनवर्स को डिफाइंड किया था, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में डिफाइंड किया था। लेकिन बाय चांस यदि सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट यदि इस इंटरवल में डिफाइन करता हुआ चलता, sin x फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करता हुआ चलता, तो उस केस में बेटा sin इनवर्स 1 बाय रूट 2 की वैल्यू 3 पाई बाय 4 आती, जो कि एक्सेप्टेड होती क्योंकि वो उसके इंटरवल में लाई कर रही है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, ये सिर्फ एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। हम पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ sin इनवर्स sin x को जो रेस्ट्रिक्ट करके चलेंगे बेटा, हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के इंटरवल में ही रेस्ट्रिक्ट करके चलेंगे, लीस्ट इंटरवल में ही रेस्ट्रिक्ट करके चलेंगे, और ये जो लीस्ट इंटरवल आएगा यही फर्दर हमारा sin इनवर्स x का क्या काम करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का काम करेगा। तो बेटा ये तो सिर्फ एक केसेस है समझाने के लिए। ये वाला केस बेटा हम तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में sin x फंक्शन को ये बता नहीं रखा कि इस इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट किया गया है। जब तक ये क्वेश्चन में बता नहीं रखा है तब तक इन दैट केस वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस केस। हम हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ही केस एक्सेप्ट करेंगे फॉर ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन में यदि गिवन है पेपर में, क्वेश्चन में गिवन है कि sin x फंक्शन यहां से रेस्ट्रिक्ट है, अदर डोमेन में अदर इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट दे रखा है, तब जाके बेटा हम sin इनवर्स को रिवर्स ऑर्डर में डिफाइन करेंगे और इस इंटरवल को sin इनवर्स की क्या एक्सेप्ट करेंगे, रेंज के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है? तो बेटा हमारा कंक्लूजन ये है कि हम पूरे sin इनवर्स को इसी इंटरवल में स्टडी करेंगे। ये सिर्फ इसलिए समझाया गया है क्योंकि पेपर में इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आया हुआ है। फाइनली कंक्लूजन ये निकल रहा है बेटा, द ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच sin इनवर्स फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लाई करेगी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल, जो कि sin इनवर्स की किसका काम करेगी, रेंज का काम करेगी। अदर ब्रांचेस ऑफ sin इनवर्स x आर पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2, ये बेटा अदर ब्रांचेस का नाम दिया गया है। लेकिन जो लीस्ट इंटरवल जिसमें हमने sin x फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट किया और उसमें हमने sin x फंक्शन का इनवर्स निकाला, वो हमारा sin इनवर्स का क्या काम करेगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का काम करेगी। यदि स्टूडेंट यहां पर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में बाउंड करता है तो sin इनवर्स की रेंज जरूर बेटा पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 में मिलेगी, लेकिन पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं रहेगी, उसको हम नाम देंगे अदर ब्रांचेस ऑफ sin इनवर्स x। सिमिलरली बेटा ये प्रोसेस फॉलो होता रहेगा। लेकिन हमारे जितने भी 99% बेटा क्वेश्चंस पूरे आईटीएफ में हमारा जो डिस्कशन होगा वो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही होगा, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। तो फाइनली बेटा ये इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट हुआ एंड नाउ हमने इस लेक्चर में बेटा कांसेप्ट नंबर 2 में ये स्टडी किया कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डोमेन के अंदर किस तरह से रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए, कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो हमने देखा बेटा जो लीस्ट इंटरवल आएगा वो सभी इनवर्स फंक्शंस के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का काम करेगा। रेस्ट अदर इंटरवल हम स्टडी यहां पर नहीं करेंगे, हम जो ग्राफ स्टडी करेंगे इनवर्स फंक्शन का वो भी उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही स्टडी करेंगे। तो बेटा लेक्चर नंबर 2 में अब हम स्टडी करेंगे साइन इनवर्स का। हमने क्योंकि कंसेप्ट स्टडी कर लिया है तो लेक्चर नंबर 2 से हम 1 बाय 1 करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम रेस्ट्रिक्ट करते जाएंगे लीस्ट इंटरवल में, और हम उनके करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स को क्या करते जाएंगे, प्लॉट करते जाएंगे। तो okay students, now we will meet in the lecture 2, and in the lecture 2 we will study the graph of all trigonometric functions, their restrictions, and further we will have a look over the graph of ITF functions. Okay students, thank you. Thanks for watching my lecture.